इथर हुआ इथर राइट एक्स्टरी इथर अलग है एस्टर अलग है यस RCO या तो ऐसा भी हो सकता है या सी डबल बॉन्ड हो आपको पता है ना AR मतलब एरोमेटिक रिंग और अरेंज फंक्शनल ग्रुप इसे बोलते हैं एस्टर ग्रुप COO then common name you can write common name of esters common name of esters obtained by replacing suffix IC acid from common name of carboxylic acid replacing suffix IC acid from common name of carboxylic acid by OAT ठीक है फॉर्म में एसिड एसिटिक एसिड बाद में प्रोपायोनिक एसिड बाद में प्रोपायोनिक एसिड बाद में IUPAC name alkyl alkanoid alkyl alkanoid IUPAC नेम का फॉर्मूला क्या रहेगा alkyl alkanoid जी एक पेन देखिए एक पेन दूसरी पेन में उधर देखो इधर का ओ हटाओ इधर 80 रखो ये O8 बराबर है O8 इसमें रहेगा इसमें 80 ठीक है यस
एस्टर का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा केयरफुली ध्यान में रखो। इसमें क्या रहता है कि ये ऑक्सीजन के बाद में देखो ये CO ग्रुप है ना, COO ग्रुप। तो ये ऑक्सीजन के बाद में जो ग्रुप आता है उसका नाम सबसे पहले लिखने का, कॉमन नेम में भी और IUPAC नेम में भी, दोनों में समझ में आ गया। अभी देखो कॉमन नेम देखो, मैंने क्या बोला, ये जो ग्रुप है अपना फंक्शनल ग्रुप क्या है, COO। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O को क्या बोला जाता है, कार्बोनिक। उसके बाद में जो ऑक्सीजन आता है उसके बाद में एक R होता है, क्योंकि आपको पता है RCOOR। तो ये ऑक्सीजन के बाद में जो R आता है उसका नाम सबसे पहले लिखने का, ये कॉमन नेम में भी रहेगा, IUPAC में भी रहेगा। तो पहले भी कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो इसके बाद में O के बाद में जो ग्रुप आ रहा है इसका नाम क्या है, C2H5। ओके, क्लियर, इतना समझ में आ गया। फिर ये काम इतना पार्ट समझ में आ गया। अभी जो कार्बन वाला पार्ट बचे इतना बचे, बराबर। ऐसा समझ के चलो कि अभी ये ग्रुप मैंने लिख दिया, तो अभी यहाँ पे मैं H कंसिडर करता हूँ तो ये एसिड बन जाएगा क्या, CH3COH। ये ग्रुप मैंने अभी लिख दिया, तो समझ के चलो कि अभी यहाँ पे H है, तो ये कौन सा एसिड हो गया, CH3CO, एसिडिक एसिड, एसिटिक बराबर है। या तो आपको पता है कि ये पार्ट लिखने के बाद अभी कार्बन 2 बच गए, ये पार्ट लिखा मैंने इथिल, O के बाद में आने वाला अल्किल ग्रुप लिखा, अभी 2 कार्बन बच गए। तो 2 कार्बन वाला एसिड कौन है, एसिटिक एसिड। कॉमन नेम लिख रहे हैं ना, कॉमन नेम कहाँ से मिल रहा है हमें, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल रहा है। तो ये 2 कार्बन बच गए, मतलब एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का IC एसिड हटा के AT, समझ में आ गया। ये देखो ये एसिटिक एसिड, बराबर, 2 कार्बन वाला। तो अभी मुझे क्या करना है, ये IC एसिड को हटाना है, बराबर, हटाया। हम यहाँ पे क्या लगाना है, AT, इथिल एसीटेट, IC एसिड रिप्लेस बाय AT, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा एस्टर का नॉमेनक्लेचर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें क्या है कि O के बाद में जो R ग्रुप आता है उसका नाम सबसे पहले लिखना होता है। तो ये O के COO अपना फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद में जो आ गया इथिल। फिर अभी ये कार्बन चले गए, अभी ये 2 कार्बन बचे, क्योंकि इसका नाम तो मैंने पहले लिखा है। ये 2 कार्बन मतलब 2 कार्बन वाला एसिड हो गया एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। तो एसिटिक एसिड का IC एसिड हटा के AT, इथिल एसिड, ये हो गया कॉमन नेम। अभी IUPAC नेम अल्किल अल्केनोइड, IUPAC नेम जो है अल्किल अल्केनोइड। अभी इसमें मैंने को क्या बोला, O के बाद में जो ग्रुप आता है सबसे पहले लिखना है, मतलब फिर से इथिल हो गया। फिर अभी ये 2 कार्बन वाला जो एसिड रहेगा वो रहेगा आपका इथेनोइक एसिड, बराबर है। तो इथेनोइक एसिड का क्या हो जाएगा, IC एसिड जाके यहाँ पे OAT, बराबर, ATP मतलब OAT। या तो ऐसा समझ के चलो कि अल्केन है 2 कार्बन वाला, इथेन का ही हटा के OAT, ऐसा भी आप कर सकते हैं, अल्किल अल्केनोइड। तो ये आएगा अभी इथिल इथेनोइड, 2 कार्बन है ना, इथेनोइड। 2 कार्बन का पैरेंट क्या आएगा, इथेन का E हटा के OAT। तो पैरेंट कहाँ पे पकड़ना है समझ में आपको, ये CO से इधर, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में ऐसा होगा ही नहीं, बीच में वो आ रहा है तो लॉन्गेस्ट चेन चलेगा कि ऐसा, लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस होता है तो बीच में वो नहीं होना चाहिए। तो ये इथिल ग्रुप मैंने पहले लिखा, तो फिर अभी ये 2 कार्बन बच गए, तो 2 कार्बन वाला अल्केन कौन आएगा, इथेन का E हटा के OAT। तो अल्केनोइड मतलब ये आएगा इथेनोइड, इथिल इथेनोइड, समझ में आ गया। देखो इथिल एसिटेट और इथिल इथेनोइड कितना चेंज दिख रहा है, ये कॉमन नेम है या IUPAC नेम, क्लियर।
इसका नाम लिखो, कॉमन एंड आईयूपीएसी दोनों लिखो। कॉमन क्या आएगा? ओके बाद में जो ग्रुप है पहले लिखते हैं हम, आईयूपीएसी में भी पहले लिखते हैं, कॉमन में भी पहले लिखते हैं। ओके बाद में आता है मिथिल, मिथिल प्रोपाइलेट। फिर मिथिल छोड़ के भी, ये मिथिल छोड़ दिया, अभी कितने कार्बन बचे हैं? 4। तो 4 कार्बन वाला एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। 4 कार्बन वाला एसिड कौन है? ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड का आईसी एसिड हटा के 80, ये देखो ये ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, इसका आईसी एसिड हटाता हूँ ब्यूटरेट एंड 80 लगाता हूँ ब्यूटीरेट, मिथिल ब्यूटीरेट, मिथिल ब्यूटीरेट। ये हो गया कॉमन में। और अभी आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में फिर से मिथिल, आपको पता है ओ के बाद में जो ग्रुप है पहले लिखना ही होता है, लिख दिया। अभी कितने कार्बन बच गए? 4। 4 मतलब अपना पैरेंट आ गया ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटा के OAT, ब्यूटानोएट। 4 कार्बन बच गए मतलब पैरेंट ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटा के OAT, ब्यूटानोएट, मिथिल ब्यूटानोएट। समझ में आया? यस। ये बेंजीन रिंग है। यस। मैंने बोला आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लिखने से अच्छा आप डायरेक्टली सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। ये बेंजीन है, बेंजीन मतलब ये फिनिल हो गया इधर, क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन निकाला ना इधर से और ये पूरा ग्रुप लगाया, इधर का एक हाइड्रोजन निकाल के पूरा ग्रुप लगाया मतलब फिनिल हो गया। तो कॉमन नेम क्या आएगा? कॉमन नेम फिनिल। आपको पता है प्रोपियोनिक एसिड होता है, प्रोपियोनिक ऐसा वर्ड है, प्रोपियोनिक एसिड। ये आईसी एसिड हटा के 80, प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट, ये एन है, प्रोपी फिनिल प्रोपियोनेट, बराबर। आईयूपीएसी नेम फिनिल, नॉट बेंजीन। बेंजीन ग्रुप अलग होता है। बेंजीन किसको बोलते हैं? रिंग के ऊपर CH2, ये रिंग के ऊपर CH2, इसको बेंजीन। ये फिनिल, ये फिनिल, समझ में आ गया? फिनिल प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटा के OAT, प्रोपियोनेट। ये प्रोपियोनेट, देखो वर्ड क्या है? प्रोपियोनेट, ये प्रोपियोनेट, प्रोपी, प्रोपिया, समझता ना? फिनिल प्रोपियोनेट, फिनिल प्रोपियोनेट। क्लियर? लास्ट कंपाउंड रजिस्टर के लिए फिनिल मैंने ये साइड में ले लिया। तो कॉमन नेम मिथिल। अभी स्टूडेंट सब लोगों को पता है कि रिंग के ऊपर अगर COH ग्रुप लगता है तो उसको बेंजोइक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ऐसा नाम है कि जो कॉमन नेम में भी यूज कर सकते हैं, आईयूपीएसी में भी यूज कर सकते हैं। रिंग के ऊपर COOH लग गया तो बेंजोइक एसिड, रिंग के ऊपर CH2 लग गया तो बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो मिथिल
तो आपको पता है स्टूडेंट अभी ये जो है ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक। बीन COOH ऐसा समझ में आ गया आपको? तो ये क्या आ गया मिथिल बेंजोइक। बेंजोइक, मिथिल बेंजोइक। सेम नेम यू कैन यूज फॉर IUPAC आल्सो, क्योंकि बेंजोइक एसिड दोनों जगह पे चलेगा। सेम नाम है। मिथिल बेंजोएट। सेम नाम है ना। बेंजोइक एसिड ऐसा नाम है कि जो दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। मिथिल बेंजोएट, यस IUPAC भी मिथिल बेंजोएट, क्योंकि देखो रिंग के ऊपर COH लग गया ना, ये इतना पार्ट ही बेंजोइक एसिड हो गया, समझ में आएगा? तो ये पार्ट जो है बेंजोइक एसिड का हो गया, तो ये बेंजोएट हो जाएगा। बेंजीन का मतलब ऐसा भी कर सकते, बेंजीन का ही बेंजीनोइड भी बोल सकते हैं, लेकिन बेटर वे ये बेंजोइड बराबर है। ये बेंजोइक एसिड एक ऐसा नाम है कि जो दोनों कॉमन नेम और IUPAC नेम में यूज करते हैं। मिथिल बेंजोइड, अंडरस्टूड? बस अभी ये साइड में आ गया। नेक्स्ट क्या है? कितने हो गए? 12 ना? 39 एसिल अनहाइड्राइड। एसिल अनहाइड्राइड एसिड अनहाइड्राइड। जनरल फार्मूला RCO RCOOCOI। R की जगह पे AR भी ले सकते हैं। ये पहली बार देख रहे हैं आप शायद। अनहाइड्राइड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है अनहाइड्राइड ग्रुप COOCO। देखना, देखो COOC अंडरस्टूड? हे बघ हे R ग्रुप जर सोडले तर फंक्शनल ग्रुप बनेल ना COOC। R ग्रुप तो मैं कौन से भी ले सकता हूँ, R या AR। अभी कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम लिखते समय आपको क्या करना है? यहाँ पे ये अनहाइड्राइड में क्या एसिड छुपा होता है। क्या छुपा होता है? एसिड। वो आपको पहले पहचानना आना चाहिए कि इसमें कौन सा एसिड है, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, आपको पहचानना आना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे पहचानना है। यहाँ पे कॉमन नेम एसिड प्लस अनहाइड्राइड। IUPAC नेम कैसे देंगे? प्लस IUPAC नेम ऑफ एसिड प्लस अनहाइड्राइड। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एसिड का नाम पता चलना चाहिए। नाम पता चल गया तो कॉमन नेम ऑफ एसिड प्लस अनहाइड्राइड। IUPAC नाम पता चल गया, IUPAC नेम ऑफ एसिड प्लस अनहाइड्राइड। सबसे पहले ये देखना है कि अनहाइड्राइड बनते कैसे, अनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, समझ में आ गया? तो अनहाइड्राइड्स आर ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम 2 एसिड मॉलिक्यूल। Anhydrides are obtained by removal of water molecule from 2 molecule of acid। 2 molecule of acid। ये देखो, सपोज अभी ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, बराबर? ये दोनों मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया? हीट किया। अभी यहाँ से मुझे वाटर रिमूव करना है, तो वाटर को रिमूव करने के लिए एटलीस्ट टेम्परेचर 100 डिग्री होना चाहिए, तब वाटर बॉईल होके
रिमूव होता है। तो इस तरह से ये वाटर रिमूव होगा, बराबर है। और इसको रिमूव करने के बाद, मतलब इसको हीट करने के बाद फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा ये RCO एसिड अनहाइड्राइड, इस तरह से फॉर्म होता है। मेरे रिएक्शन लिखा है, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, तो ये O इस कार्बन को लग जाएगा। अभी ये वाटर चला गया, माइनस मतलब मैंने डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे HOH वाटर चला गया, तो क्या बच गया? अभी ये पार्ट चला गया, RCOO, बराबर है। हाँ, तो फिर अभी हम पहचानेंगे कैसे स्टूडेंट? सिंपल बात है, सिर्फ मैं यहाँ पे नहीं क्या थोड़ी देर के लिए H लगा देता हूँ, तो मुझे पता चलता है अरे ये RCOH। समझ में आ गया? ऐसा समझ के चलो, ये एक अनहाइड्राइड है, यस। तो अभी इसमें कौन सा एसिड छुपा है, मैं कैसे पहचानूंगा? थोड़ी देर के लिए आप H लगूंगा, CH3COH, CH3COH, एसिडिक एसिड इसके अंदर, CH3COOH, CH3COH। इसके अंदर में क्या, ये कैसे बना है? एसिटिक एसिड के मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से वाटर निकाला, तो ये बन जाएगा एसिटिक अनहाइड्राइड, इसका नाम रहेगा। समझ में आ गया आपको? तो आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पे इस एसिड का नाम है, अगर यहाँ पे H लगा दिया मैंने, तो आपको पता है CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, बराबर है। तो आप इसको बोल सकते हैं एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड, या तो सिंपली एसिटिक अनहाइड्राइड लिखा तो भी चल जाएगा। इसका कॉमन नेम जो आएगा, इसका कॉमन नेम आएगा एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। और इसका IUPAC नेम, अभी आपको पता है 2 कार्बन वाला जो एसिड है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक अनहाइड्राइड। समझ में आ गया? अभी ऐसा मत बोलो कि ये 4 हो गए तो ब्यूटानाइक, नो, 2 ही कार्बन होते हैं ना। ऐसा होगा क्या ना, आपका ऐसा कोई चेन कंसीडर होगा क्या? नहीं, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, 2 ही कार्बन पकड़ना है आपको। समझ में आ गया? ये हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। ये क्या हो गया मुझे बोलो? CH3COH, इथेनॉइक एसिड। तो फिर ये क्या आएगा? इथेनॉइक अनहाइड्राइड या इथेनॉइक एसिड अनहाइड्राइड, ऐसा बोला तो भी कोई प्रॉब्लम। समझ में आ गया? तो लास्ट स्टूडेंट्स कैसे आ गया, समझ में आया? ये आपको मैंने समझा है कि ये बनता कैसे। तो जब 2 एसिड मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, -H2 मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, और रिमूवल ऑफ वाटर सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। हम बोलते हैं ना कि जब भी हम गर्मी में घूमते हैं तो बॉडी का डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब बॉडी से वाटर निकल गया, पसीना निकल गया, डिहाइड्रेशन, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया। तो डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब क्या? वाटर रिमूव हो गया, बराबर है। तो ये डिहाइड्रेशन किया, एसिड मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन किया तो अनहाइड्राइड बोला जाता है। अनहाइड्राइड कैसे बोलते हैं? बाय रिमूवल ऑफ वाटर, अनहाइड्राइड बोलते हैं। अनहाइड्राइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, क्लियर? तो 2 एसिड मॉलिक्यूल से मैंने वाटर रिमूव किया तो मुझे अनहाइड्राइड मिला। ओके, हो गया?
इसका कॉमन नेम क्या है? ब्यूटेरिकन है, ब्यूटेरिक नहीं रे, प्रोपियोनिक है, CH3CH2COOH। प्रोपियोनिक, क्या हो गया? प्रोपियोनिक। प्रोपियोनिक एसिड हो गया ना। तो प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड इज कॉमन नेम, IUPAC नेम प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। कॉमन नेम आएगा प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड एंड IUPAC नेम आएगा प्रोपेनोइक एसिड ना। ये 3 कार्बन वाला क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक, प्रोपेनोइक। समझ में आ गया? प्रोपियोनिक, प्रोपेनोइक। समझ में आया? यस सर। अभी यहाँ पे 2 एसिड अलग अलग है, यहाँ पे एसिड अलग अलग है। इसमें कैसे सेम थे? CH3CH2COOH, CH3CH2COOH। ऐसे पहचानने का देखो, CH3CH2COOH, CH3CH2COOH, ये सेम थे। इससे पहले वाले में भी सेम थे। अभी यहाँ पे दोनों एसिड अलग अलग है। एक एसिड क्या है? CH3CH2COOH। ये क्या है? CH3CH2CH2COOH। एक ऐसा है, बराबर है। तो आपको पता है कि 2 अलग अलग है, तो उसको अल्फाबेटिकली लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? तो ये क्या आपका कॉमन नेम अगर देखा जाए तो आपको पहले कॉमन नेम देखने पड़ेंगे एसिड के। तो ये हो गया प्रोपियोनिक, ये हो गया ब्यूटेरिक। प्रोपियोनिक, ब्यूटेरिक, बराबर है। तो आप पहले कौन सा लिखोगे? ब्यूटेरिक, प्रोपियोनिक। मतलब ये अनहाइड्राइड के अंदर ये 2 एसिड है, एक है प्रोपियोनिक और एक है ब्यूटेरिक। एच लगाने से आइडिया आ जाता है कि ये एक एसिड, ये एक एसिड, इधर दोनों सेम है। समझ में आ गया? सेम अगर रहेगा तो सिर्फ वही नाम लिखने का जो है, वहाँ पे डाई ट्राई नहीं करने का। कॉमन ब्यूटेरिक, प्रोपियोनिक, अनहाइड्राइड एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। IUPAC क्या आएगा? ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, ये प्रोपेनोइक, ये ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। अंडरस्टूड? हो गया क्या? सर पेज आगे करो, प्लस मत दबाओ, पेज आगे कर दो। आगे आगे नहीं, पीछे आगे। हाँ, ब्लैंक पेज है। नंबर एसिड क्लोराइड। देखो स्टूडेंट, एसिड क्लोराइड ही होते हैं, एसिड ब्रोमाइड भी नहीं होते हैं, एसिड आयोडाइड भी नहीं होते हैं, एसिड क्लोराइड भी नहीं होते हैं। समझ में आ गया? ओनली एसिड क्लोराइड होते हैं। बिकॉज एसिड क्लोराइड्स आर स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट? एसिड ब्रोमाइड भी नहीं रहेंगे, क्लोराइड भी नहीं रहेंगे, आयोडाइड भी रहेंगे। बिकॉज फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड दे आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल, सो दे आर नॉट कंसीडर ओनली एसिड क्लोराइड। तो नाम ही दिया मैंने सीधा एसिड क्लोराइड। अगर ऐसा होता तो मैंने सीधा एसिड हलाइड बोला होता, लेकिन ये एसिड क्लोराइड। समझ में आ गया? यहाँ पे हलाइड बोल के कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट क्लोराइड ही होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन एक्चुअली क्लोराइड। ये एसिड ही है ना? एसिड हलाइड, बराबर।
तो यहाँ पे नहीं क्या, इसका तो जनरल फॉर्मूला रहेगा एक्स, हम यहाँ पे हलाइड बोल सकते हैं लेकिन हलाइड में क्लोराइड ही अवेलेबल है, इसलिए मैं सीधा क्लोराइड ही बोल दिया। समझ में आ गया? हलाइड बोलने से कोई रॉन्ग नहीं है, एसिड हलाइड बोला तो रॉन्ग नहीं, लेकिन एसिड हलाइड में सिर्फ एसिड क्लोराइड ही होता है, ब्रोमाइड हलाइड होता ही नहीं, इसलिए सीधा क्लोराइड ही लिख दिया, एसिड क्लोराइड। तो जनरल फॉर्मूला आएगा इसका RCOCl, RCOCl या ArCOCl, ऐसा भी आप लिख सकते हो, आर की जगह पे आप AR भी लिख सकते हो। ध्यान में रखो, आर की जगह पे AR ले सकते हो। इसका फंक्शनल ग्रुप COCl, फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? COCl। काम करा लिखो अभी, इसका कॉमन नेम एसिड के कॉमन नेम से मिलने वाला है। कॉमन नेम ऑफ एसिड क्लोराइड, राइट डाउन, कॉमन नेम ऑफ एसिड क्लोराइड, कॉमन नेम ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ऑब्टेन बाय replacing suffix IC acid from common name of carboxylic acid by Yl chloride, Yl chloride। IUPAC नेम का फॉर्मूला आएगा अल्केनॉइल क्लोराइड। तो आपको पता है अल्केन का ई हटा के OYl क्लोराइड, OYl क्लोराइड, इधर YL क्लोराइड, जैसे हमने एक्टर में किया था ना, AT एंड OAT, इधर AT लिया था और IUPAC में OAT लिया था, वैसे यहाँ पे YL क्लोराइड, यहाँ पे OYl क्लोराइड। तो अल्केन का ई हटा के OYl, बराबर। सपोज अभी जो भी एसिड क्लोराइड आपको दिया है उसमें 4 कार्बन है, तो पैरेंट हो गया ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का ई हटा के OYl, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। लॉन्गेस्ट चेन में अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, 3 कार्बन है प्रोपेनॉइल, पेंटेनॉइल, हेक्सानॉइल, समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या आएगा? कॉमन नेम, तो अभी आपको पता स्टूडेंट, ये इसका कॉमन नेम 2 कार्बन वाले एसिड के नाम से आएगा। ये तो क्लोरीन ग्रुप है, एसिटिल क्लोराइड, ये तो क्या है अपना क्लोरीन है ना, तो फिर 2 कार्बन वाला एसिड कौन रहेगा? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का IC एसिड हटा दो, तो YL क्लोराइड लगा। ये देखो एसिटिक एसिड, ऐसा है ना, तो इसका ये IC एसिड हटाया, क्या लगाया?
एसिटिल क्लोराइड, क्या आ गया वो, एसिटिल क्लोराइड। IC acid is replaced by YL chloride। इसका इथेनॉल क्लोराइड, IUPAC जो आएगा इथेनॉल टोटल, मतलब कि अभी लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, आपको पता है इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, COCl इज द फंक्शनल ग्रुप राइट। इसमें कार्बन है तो ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब पैरेंट आ गया इथेन, इथेन का ई हटा के O आएगा, बराबर है। इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या आएगा, ब्यूट्रिक 4 कार्बन है ना, ये तो क्लोरीन है, ये 4 कार्बन है, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड का IC एसिड हटा दो, बराबर है। IC एसिड हटा दिया मैंने अभी ब्यूटेरिक एसिड का, वहां पे लगाया YL, ब्यूटेरिल, समझ में आ गया। और इसका IUPAC, ये देखो ये ऐसा लॉन्गेस्ट चेन आएगा, IUPAC बोले तो लॉन्गेस्ट चेन लिखना पड़ेगा, ये देखिए नंबर 1 यहाँ से आएगा। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 4, 4 मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटा दिया अभी, ब्यूटेन का ई हटा के ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल, समझ में आ गया। तो पता है स्टूडेंट, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो बेंजोइक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे OH अगर यहाँ पे होता COOH तो बेंजोइक एसिड होता, ये OH निकाल के यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने, Cl लगाया है, बराबर है। तो बेंजोइक एसिड का IC एसिड हटाओ, क्या लगाओ, बेंजोइल क्लोराइड, बराबर है। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड एक ऐसा नाम है कि जो दोनों जगह पे आप यूज कर सकते हो। बेंजोइल क्लोराइड इधर IUPAC में भी कॉमन है, सिंपली बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर COCl लग गया ना, बेंजीन के ऊपर COCl लग गया बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर COOH लग गया बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर CH2 लग गया बेंजाइड। तो ये नाम जो है ध्यान में रखने का, बेंजोइल क्लोराइड, क्लियर। एंड द लास्ट सल्फोनिक एसिड, लास्ट मतलब अभी फंक्शनल ग्रुप में लास्ट, अभी तक हमने जो भी कंपाउंड देखे जिसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप था, अभी इसके बाद में जो कंपाउंड देखेंगे उसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप रहते हुए कैसे नाम करने का बात नहीं, मुझे वो जो नॉमेनक्लेचर रहेगा वो क्या रहेगा कि नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड मतलब एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो नाम कैसे देगा वो हम इसके बाद में देखेंगे। अभी इसमें लास्ट सल्फोनिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वैसे सल्फोनिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप,
वैसे इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो SO3H। SO3H मतलब सल्फोनिक ग्रुप। समझ में आ गया? तो इसका जनरल फार्मूला जो आएगा RSO3H है, ArSO3H। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है SO3H, जिसको हम बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। इसका जो कॉमन नेम है, अल्किल ग्रुप का नाम लिखो प्लस एंडिंग में जो सफिक्स है वो आएगा सल्फोनिक एसिड। IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद जो भी पैरेंट अल्केन मिलेगा, सपोज अभी लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो पैरेंट अल्केन पेंटेन आएगा। वहाँ पे आपको ई को कुछ हटाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नाम लिखो पेंटेन। पेंटेन प्लस सल्फोनिक। अंडरस्टूड? यहाँ पे कोई सफिक्स में ई हटा के ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं। तो ये सब जो मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया, सभी कंपाउंड के आपने अभी तक देखे रहेंगे, कॉमन नेम, IUPAC के फॉर्मूले, सब एक ही जगह पे कलेक्ट किया। सब बुक में भी नहीं है, समझ में आया कि एक ही जगह पे जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, उसका कॉमन नेम, उसका IUPAC, पूरा हिस्ट्री इसका। इस तरह से आपको ये पढ़ाया है। ये नॉमेनक्लेचर आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर अगर आएगा तो आपको अगले कंसेप्ट समझ में आएंगे। नॉमी नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा? इसलिए नॉमेनक्लेचर के ऊपर आपको अच्छी तरह से फोकस करना। जितने भी लेक्चर अभी तक नॉमेनक्लेचर के हुए हैं वो अच्छी तरह से 1-2 बार आप उसको फिर से देखो, बराबर है। देखो कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर किए हैं। कॉमन नेम का फार्मूला क्या है, IUPAC नेम का फार्मूला है पर्टिकुलर क्लास के लिए, जैसे अल्कोहल क्लास है, एल्डिहाइड क्लास है, बराबर है, कीटोन क्लास है। तो हर एक के लिए क्या कॉमन नेम का फार्मूला, IUPAC नेम का फार्मूला क्या है, उसको प्रॉपरली देखो। अंडरस्टूड? तो अभी हाँ एग्जाम्पल लेते हैं अभी इसका। इसका कॉमन नेम ऑब्वियसली आपका कॉमन नेम क्या आने वाला है, अल्किल प्लस सल्फोनिक एसिड। तो ये आपका अल्किल ग्रुप हो गया और ये SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप, बराबर है। तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप का नाम क्या आएगा, इथिल, बराबर। इथिल इथिल सल्फोनिक एसिड। एंड इसका IUPAC नेम इथेन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट SO3H, इसमें कोई कार्बन आता है क्या? ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो अपने लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप SO3H जिस कार्बन को लगा है वो अपने लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, बराबर है। तो ये आ जाएगा अभी इथेन। यहाँ पे ई को हटाना नहीं है, ध्यान में रखो। अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड बोला है, सल्फोनिक एसिड, बराबर। आइसोप्रोपिल। वेरी गुड। CH3CH आइसोप्रोपिल ग्रुप आपको अभी ध्यान में आना चाहिए। CH3 आइसो, ये CH3 ऐसे ऊपर भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो CH3 को बोला जाता है आइसोप्रोपिल। तो ये आइसोप्रोपिल सल्फोनिक एसिड, बराबर।
IUPAC। अभी आपको पता स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे पहला जो कंपाउंड था देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया था, ये 1 था, ये 2 था, तो सल्फोनिक एसिड का पोजीशन 1 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं। इथेन 1 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड ग्रुप फर्स्ट कार्बन को लगा है। इथेन 1 नहीं लिखा तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। वेरी गुड, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन आएगा। यस, फंक्शनल ग्रुप कौन सी साइड से नजदीक है, तो दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट है। Equidistant। इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस है, तो आप कौन से भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 3, ये आएगा प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। अभी आपकी पोजीशन 2 है तो लिखना पड़ेगा अपना जो सफिक्स है सल्फोनिक एसिड, इससे पहले इसका पोजीशन। अंडरस्टूड। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप रहता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसा बोला जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर SO3H रहता है तो इसको क्या बोला जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। नहीं, बेंजीन की जो भी नाम है, जैसे बेंजाल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, या ऐसे नाम है कि तो दोनों जगह पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यही वही बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या आप ऐसा भी कर सकते हो, फिनिल सल्फोनिक एसिड तो रॉन्ग नहीं है, समझ में आ गया। इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, फिनिल सल्फोनिक एसिड, एंड इफ यू वांट कि इसको IUPAC में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर है। लेकिन जनरली बेंजीन वाले जो भी कंपाउंड है ना, इसके नाम ऐसे है कि जो दोनों जगह पे कॉमनली यूज होते हैं, जैसे बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड को बेंजीन कार्बाल्डिहाइड ऐसा भी बोला जाता है। कार्बाल्डिहाइड सफिक्स कब लगता है, रिंग के ऊपर CH लगता है, तो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी बराबर है, बेंजाल्डिहाइड भी बराबर। बेंजाल्डिहाइड ऐसा है कि कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं, तो IUPAC में यूज कर सकते हैं, इस बेंजीन के नाम से। तो इसको आपने सपोज आपने इसका कॉमन नेम ऐसा दिया होता कि ये फिनिल सल्फोनिक एसिड को भी बराबर है, IUPAC नेम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के भी बराबर है, या तो ये दिया आप दोनों जगह पे भी यूज करके चलेगा। तो वैसे ही हमारा मेन फोकस IUPAC पे, ये बेंजीन में आपको एक अवेयरनेस के लिए पढ़ रहा हूँ कि चलो ये अपने को पता होना चाहिए, इसीलिए मेन फोकस कहाँ पे अपना IUPAC। क्योंकि एग्जाम में आएगा तो IUPAC नेम ही आएगा। IUPAC नेम आपको पता है कि हर एक कंपाउंड को होता है, भले कॉमन नेम सभी कंपाउंड को नहीं होता है, लेकिन IUPAC नेम सभी कंपाउंड, इसलिए IUPAC नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अंडरस्टूड। बट विथ IUPAC वी शुड नो कॉमन नेम वेयर इज पॉसिबल, जहाँ पे ही पॉसिबल है वहाँ पे हम कॉमन नेम पता होना चाहिए। क्लियर। यस। यहाँ पे अभी जो भी हमने कंपाउंड देखे हैं वो सब मोनोफंक्शनल कंपाउंड है। मोनोफंक्शनल मतलब ऐसे कंपाउंड अभी तक हमने देखे हैं 15 टाइप के कंपाउंड, 15 क्लास हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, बराबर है। अभी आप बोलेंगे सर हमारे बुक में 20 to 23 दिए है, लेकिन ये 20 to 23 कैसे हो गए, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, तो उसमें आ गए, तो उसके हिसाब से हो गए। वैसे अपने जो इम्पोर्टेंट है 15 क्लासेस के नॉमेनक्लेचर हमने देखा, शायद आपने 10 तक कोई 4 5 6 क्लास देखे रहेंगे, यहाँ पे हमने टोटल 15 क्लासेस देखे हैं। तो ये जो देखे ये मोनोफंक्शनल कंपाउंड है। अभी इसके बाद अभी जो कंपाउंड अभी हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। क्या रहेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अंडरस्टूड। बुक लाया आप लोगों ने केमिस्ट्री का? हाँ, टेक्स्ट बुक नहीं। देखो पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है, बराबर है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। हाँ, बोल गरज आहे थोड्या वेळाने चालू करू, पहिल्यांदा त्यांचं ऐकू मग नंतर आपण करू. लक्षात ठीक.
तो अभी देखो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के लिए नहीं, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर मैं आपके बुक से इसीलिए देख रहा हूँ कि पुराने वाले बुक में क्या होता है कि जो COH ग्रुप जो एंडिंग में लिया था, कुछ बुक में SO3 एंडिंग में लिया है, तो बेटर वे अभी अपने बुक के हिसाब से जो है मैं लेने वाला हूँ। तो प्रायोरिटी के लिए लेके आपको लेके आ एक प्रायोरिटी ऑर्डर, ये वाला दिख रहा है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये प्रायोरिटी ऑर्डर एक बार का आपको पता चला तो फिर आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के नाम दे सकते हो। रूल तो वही है जो अभी हमने देखे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे नहीं क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी जो होता है वो होता है अल्काइन का। किसका होता है? अल्काइन का। तो आपको पता है अल्काइन हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड, राइट। उसके बाद में जो प्रायोरिटी होता है वो होता है डबल बॉन्ड का। अल्काइन, अल्कीन, अल्कीन के बाद में आएगा अमाइन, यस बराबर, फिर अल्कोहल, अल्कोहल के बाद में रहेगा कीटोन, अल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, अल्डिहाइड, फिर रहेगा साइनाइड, साइनाइड के बाद में रहेगा अमाइड, अमाइड मतलब CONH2। ये CHO को आप ऐसा भी लिख सकते हो, पता है ना, अल्डिहाइड को CHO को ऐसा भी लिख सकते हैं। अमाइड के बाद में रहेगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के बाद में रहेगा एस्टर, एस्टर के बाद में रहेगा सल्फोनिक एसिड। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें क्या हुआ कि थोड़ा जो सिलेबस था पुराने, उसमें ये ग्रुप थोड़ा सा ऐसा किया था, तो इसीलिए मैंने पहले ही देख लिया कि आपके बुक में क्या है, उसके हिसाब से ये अरेंज किया ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जो चेंज था वो इधर ही था, लेकिन अभी आप अपने बुक के हिसाब से देंगे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है स्टूडेंट, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, हुआ क्या आपका लिख के, ये समझ में आया ना? ठीक है, बताता हूँ। ये अल्काइन है, ये अल्कीन है, ये अमाइन, अल्कोहल, अल्कोहल, कीटोन, कीटोन, अल्डिहाइड, साइनाइड, अमाइड, एसिड क्लोराइड, क्लोराइड, एसिड क्लोराइड अभी भी देखा हमने, एस्टर COOR, सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आएगा? अभी देखो, पहले ये कंप्लीट करो, बाद में बताता हूँ। इस पूरे सीरीज में एंड एसिड को आपको समझ में आ रहा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर से मैंने यहाँ पे अरेंज किया है।
डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझ में आएगा कि जब राइट टू लेफ्ट बढ़ते जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाता है, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाता है। ध्यान में समझ में आ गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर से है, इसको उल्टा किया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से हो जाएगा। इसमें ऐसे भी देखो, तो अल्काइन का प्रायोरिटी सबसे कम है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। तो अभी देखो हो गया, मतलब क्या रहता है कि बहुत बार, हाँ, तो ये ऑर्डर इसीलिए लिखा हमने कि कौन से ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन से ग्रुप का प्रायोरिटी कम है, ये देखने के लिए। अभी सपोज एक कंपाउंड ऐसा है कि वो कंपाउंड में OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और वो कंपाउंड में अमाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ऐसे समय वो कंपाउंड का नाम अमाइड के हिसाब से दिया जाएगा, OH के हिसाब से नहीं। समझ में आया? सपोज अभी एक कंपाउंड में NH2 भी प्रेजेंट है और सेम कंपाउंड में OH भी प्रेजेंट है, तो उसका नाम एज अ अल्कोहल दिया जाएगा, एज अ अमाइन नहीं। क्लियर? फिर आप बोलेंगे उसका क्या करने का, तो जो दूसरा ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाएगा, मतलब एज अ प्रीफिक्स। सफिक्स जो होता है वो एंडिंग में होता है। सफिक्स हम किसका देते हैं, जो मेन पैरेंट ग्रुप है उसका सफिक्स दिया जाता है। जो दूसरा ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो प्रीफिक्स करके यूज किया जाता है। तो उसके लिए ने क्या आपके बुक में एक चार्ट दिया है, ये चार्ट नेक्स्ट टाइम आपके एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो अभी, ये चार्ट, ये दोनों चार्ट टेबल नंबर 14.9 टेबल नंबर 14.9A एंड 14.9B, समझ में आ गया? ये दोनों टेबल आपके नोटबुक में मुझे नेक्स्ट टाइम देखने चाहिए, थोड़ा स्पेस छोड़ दो अभी, क्योंकि अभी देखो स्टूडेंट सुनो, ऐसा अभी सपोज फॉर एग्जांपल ये साइनाइड है, एक कंपाउंड में सपोज साइनाइड है और उस सेम कंपाउंड में एसिड भी है, साइनाइड भी है एसिड भी है, तो अभी आप नाम एसिड के हिसाब से दोगे, बराबर है? तो फिर साइनाइड क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। तो जब साइनाइड को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे तो उसको साइनो बोला जाएगा, जब हम उसको एज अ पैरेंट यूज करेंगे तब उसको नाइट्राइल बोला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे सफिक्स प्रीफिक्स देके रखे, जैसे कि NH2 ग्रुप है, NH2 एंड OH, तो आप OH के हिसाब से नाम दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रीफिक्स हो जाएगा। तो तब NH2 को क्या बोलने का, अमीनो। लेकिन अभी ये और ये है, तो आप अभी अमाइन के हिसाब से नाम देंगे, तब अब उसका सफिक्स जो रहेगा अमाइन। ये सफिक्स मतलब जो हम यूज करते आए IUPAC के लिए, वो जब हम उसको पैरेंट बोलेंगे तो सफिक्स यूज करेंगे ना उसका, जब उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे तो हम उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। समझ में आ गया? अभी ये COH ग्रुप है, अगर ये प्रीफिक्स यूज करना है तो कार्बोक्सी बोलेंगे। सपोज अभी ये CHO ग्रुप है, अगर ये CHO ग्रुप है, सपोज अभी ये दो कंपाउंड है, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप है CHO एंड साइनो, तो आप साइनो के हिसाब से नाम देंगे, तो CHO क्या हो जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स, तब उसको फॉर्मिल बोलेंगे। जब आप उसको प्रीफिक्स यूज करोगे तब फॉर्मिल, और अदरवाइज आप उसको क्या बोलेंगे, आल, अल्केनॉल। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे वही दिया है कि जब CHO देखो, जब आप उसको प्रीफिक्स यूज करोगे तो फॉर्मिल, जब उसको पैरेंट यूज करोगे तो आल, मतलब उसके हिसाब से नाम देंगे तो आल, उसके हिसाब से नाम नहीं देंगे तो फॉर्मिल। तो इसीलिए ये सफिक्स प्रीफिक्स का चार्ट यहाँ पे दिए है। बाद में यहाँ पे 3 टाइप के ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे नाइट्रो हो गया, हैलो हो गया, अल्कोक्सी हो गया, जो आपको इधर दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं दे आर ऑलवेज एज अ प्रीफिक्स, और हमेशा प्रीफिक्स करके ही यूज होते हैं। हेलो मतलब हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, तो उसमें अल्केन का ही सफिक्स यूज हो गया ना, मतलब हेलो इज ऑलवेज प्रीफिक्स। अल्किल हाइड्राइड देखो, हेलो अल्केन। बाद में नाइट्रो कंपाउंड देखो, नाइट्रो अल्केन, तो उसमें अल्केन का ही सफिक्स यूज हुआ ना, तो फिर नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, एज अ प्रीफिक्स। तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो हो गया, हेलो हो गया, एंड अल्कोक्सी हो गया, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स।
समझ में आ गया? दे आर नॉट यूज एज सफिक्स, मतलब उसके लिए स्पेशल सफिक्स नहीं होता है। जैसे अल्डिहाइड के लिए आल है, कीटोन के लिए वन है, वैसे अल्किल हैलाइड के लिए कोई सफिक्स नहीं है। उसको हैलो अल्केन बोलते हैं, मतलब अल्केन का ही सफिक्स यूज हो रहा है। नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो अल्केन बोलते हैं, मतलब अल्केन का ही सफिक्स यूज हो रहा है। ईथर अल्कोक्सी अल्केन, अल्केन का ही सफिक्स यूज हो रहा है। उसके लिए कोई स्पेशल सफिक्स है क्या? ऑल, आल, वन नहीं। तो फिर ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, वो ऑलवेज प्रीफिक्स ही रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही इधर नहीं है। अल्किल हैलाइड का कोई हैलो ग्रुप का नाम है नहीं है। बाद में आपको पता है नाइट्रो ग्रुप का नाम है इधर NO2 नहीं है। बाद में अल्कोक्सी ग्रुप का नाम है इथर, अल्कोक्सी रहते हैं नहीं है, क्योंकि दे ऑलवेज प्रीफिक्स। समझ में आ गया आपको? तो ठीक है, अभी हम पहले इसके ऊपर अभी 2-4 एग्जांपल देखने का आपको बराबर आइडिया आ जाएगा। अभी देखो, अभी कीटोन है स्टूडेंट, कीटोन को क्या है अभी आपको पता है। कीटोन को जब मैं पैरेंट बनाऊंगा, मतलब उसके हिसाब से नाम दूंगा कीटोन के हिसाब से, तो उसको अल्क्यानोन बोलेंगे, अल्क्यानोन। लेकिन वही कीटोन को अगर मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स बोलूंगा तो उसको ऑक्सो बोला जाएगा, ऑक्सो। मैं लिख के भी दिया कीटोन को ऑक्सो बोलते हैं। समझ में आ गया? अभी ये एग्जांपल देखो, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। CH3 NH2 look at this compound, there are total two functional groups. One is NH2, another is OH. तो फिर अभी ये कंपाउंड का नाम एज अ अमाइन देना है या एज अ अल्कोहल देना है, दैट डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी। तो ये दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? OH का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसका नाम एज अ अल्कोहल देना पड़ेगा। मतलब अल्कोहल इज पैरेंट and NH2 एज अ सफिक्स और सॉरी प्रीफिक्स, और यू कैन से सब्स्टिट्यूट प्रीफिक्स और सफिक्स। क्लियर? तो अभी मैं इसका नाम किसके हिसाब से देने वाला हूँ? OH के हिसाब से, क्योंकि NH2 से ज्यादा प्रायोरिटी OH का है ना। तो इसका जो नाम अभी आएगा वो अल्कोहल के हिसाब से आएगा, क्योंकि OH का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो फिर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, बराबर है। मुझे पता है अभी OH में तो कोई कार्बन नहीं, लेकिन OH जिस कार्बन को लगा है वो लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, बराबर है। अभी मैं अल्कोहल के हिसाब से नाम देना स्टार्ट कर दिया। तो अभी फिर ये 1, ये 2, 3, बराबर है। तो पैरेंट क्या आ गया आपका? प्रोपेन। तो प्रोपेन का E हटा के ऑन। तो यहाँ पे पोजीशन जो है 1 है, 1 नहीं भी मेंशन किया तो भी चलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपैनॉल। फिर अभी ये जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स। तो इसको आपको बोला है NH2 को जब मैं पैरेंट बोलूंगा तब उसको अल्क्यानामाइन ऐसा बोला जाता है, अल्क्यानामाइन। लेकिन जब अभी मैं उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स यूज करूंगा तो उसको अमीनो बोला जाता है। समझ में आ गया? वो चार्ट में दिया है। जब मैं उसको एज अ प्रीफिक्स यूज करूंगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट, तब मैं उसको अमीनो बोलूंगा। और अगर ये पैरेंट होता, मतलब इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता, तो ये अल्क्यानामाइन होता। समझ में आ गया? लेकिन अभी अल्क्यानामाइन नहीं है, क्योंकि अल्कोहल के हिसाब से नाम जा रहा है। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये प्रीफिक्स है। तो अमाइन का प्रीफिक्स क्या है? अमीनो। तो ये 2 अमीनो प्रोपैनॉल, 2 अमीनो प्रोपैनॉल। इसका मतलब क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट, जस्ट लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रीफिक्स 2 अमीनो प्रोपैनॉल। अभी ये चालू हो गया पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। अभी इसमें कॉमन नेम के चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉमन नेम हमें ये पॉली का देना ही नहीं है, सिर्फ आईयूपीएसी, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है। कैसे करेंगे कॉमन नेम? तो सिर्फ आईयूपीएसी देगा, सब आईयूपीएसी। यहाँ पे चाहे तो इधर लिखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। यहाँ पे लिखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब आपको पता चलेगा कि आईयूपीएसी नेम चल रहा है, वैसे लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, इससे तो आपको पता चल रहा है कि आईयूपीएसी है ये, बराबर है। अभी आप मुझे बोले यहाँ पे 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, एक है OH, एक है CHO।
CHO मतलब अल्डिहाइड। इन दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? ये CHO और ये OH, किसका ज्यादा है? अल्डिहाइड का ज्यादा है। मतलब आपका जो मेन पेरेंट है वो अल्डिहाइड है, इसका नाम अल्डिहाइड के हिसाब से जाएगा। और ये जो OH है एज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको पता है कि स्टूडेंट, जब मैं OH को पेरेंट बोलता हूँ तो उसको अल्केनॉल बोलता हूँ, जब मैं उसको प्रीफिक्स बोलूंगा तो उसको हाइड्रोक्सी बोलूंगा, हाइड्रोक्सी। समझ में आ गया? तो इसका नाम अभी देखो, पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है मुझे। अभी आपको पता चल गया कि मैं नाम अल्डिहाइड के हिसाब से दे रहा हूँ, तो लॉन्गेस्ट चेन में अल्डिहाइड वाला कार्बन आना ही चाहिए, क्योंकि मैं नाम किसके हिसाब से दे रहा हूँ? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अल्डिहाइड वाला कार्बन जो है लॉन्गेस्ट चेन में आना ही चाहिए। आ गया? ब्यूटेनॉल 1 2 3 4, कितने कार्बन है स्टूडेंट? 4। तो आपको पता है ब्यूटेन इज द पेरेंट, उसका ई हटा के आल, ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल अल्डिहाइड का। और ये अभी आएगा 2 हाइड्रोक्सी। जैसे सब्स्टिट्यूएंट, अभी दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स। तो आपको पता है OH को जब प्रीफिक्स बोलेंगे तब हाइड्रोक्सी, जब उसको पेरेंट बोलेंगे तो अल्केनॉल, ऑल। समझे ना? ये आएगा अभी 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, क्योंकि अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है OH से। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको आना चाहिए। इसमें अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया तो नाम चेंज भी हो सकता है, तो ये परफेक्टली आपको आना चाहिए। क्लियर? इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है कीटोन CO और एक है CHO, बराबर है? तो आपको पता है स्टूडेंट CHO का प्रायोरिटी CO से ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये इसका नाम जो बनेगा वो अल्डिहाइड के हिसाब से बनेगा, कीटोन के हिसाब से नहीं। मतलब नाम क्या बनेगा? एज अ अल्केनॉल बनेगा, नॉट अ अल्केनोल, नॉट अ अल्केनोल, अल्केनॉल ऐसा नाम आएगा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आप इसके हिसाब से नाम दे रहे हो ना, तो इसका कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आना ही चाहिए। 1 2 3 4। मैं फिर नंबरिंग ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके हिसाब से जा रहा हूँ ना, बराबर है? तो पेरेंट क्या आ गया? ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटा के, वेरी गुड। रो 1 पे तो 1 आल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ब्यूटानॉल। समझ में आ गया? अभी ये कीटो ग्रुप को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे तेरे लॉन्गेस्ट चेन में है, तो ये थोड़ी सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें है। तो ये आएगा 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटानॉल, 3 ऑक्सो ब्यूटानॉल। किसी स्टूडेंट को ऐसा लगा रहेगा कि सर ये कार्बन तो ऑलरेडी लॉन्गेस्ट चेन में थे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं, लेकिन फिर भी हम फंक्शनल ग्रुप को मेंशन तो करना ही पड़ेगा। तो आपको पता है इसका पोजीशन में बोलूंगा 3 ऑक्सो। जब ये एज अ प्रीफिक्स रहेगा तो उसको ऑक्सो बोला जाएगा, जब ये पेरेंट होगा तब उसको अल्केनोन बोला जाएगा, कीटोन को अल्केनोन। जब प्रीफिक्स रहेगा तो ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटानॉल, 3 ऑक्सो ब्यूटानॉल। समझ में आ रहा है?
अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए तो दो फंक्शनल ग्रुप फिर से यहाँ पे है, एक है CO और एक है अल्किन। C डबल बॉन्ड C दिखाई दे रहा है ना, and obviously the priority of CO is greater than the alkyl, तो CO का प्रायोरिटी ज़्यादा है, हायर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू अल्किन। तो नाम किसके हिसाब से बनेगा, कीटोन के हिसाब से बनेगा एज अल्केनोन। समझ में आ गया आपको? लेकिन अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली अल्केनोन भी नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड भी है। समझ में आ गया आपको? तो अभी इसका क्या करना पड़ेगा, पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लो, कर दिया, बराबर है। अभी आपको पता है कि आप नाम कीटोन के हिसाब से दे रहे हो तो आप 1 2 ऐसा जाओगे, ऐसा नहीं जाओगे 1 2, क्योंकि आप इसके हिसाब से नाम नहीं दे रहे हो। समझ रहे हैं? इसके हिसाब से नाम दे रहे हो क्या आप? नहीं, तो 1 2 ऐसा नहीं चलेगा, आप इसके हिसाब से नाम दे रहे हो तो 1 2 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पेंट 5 कार्बन है ना, पेंट 3 इन, पेंट 3 इन 2 1, पेंट 3 इन 2 1। देखो एंडिंग में सफिक्स क्या आ रहा है, कीटोन का आ रहा है, इसका मतलब नाम कीटोन के हिसाब से चल रहा है। कीटोन का सफिक्स है ना एंडिंग में, एंडिंग में ई है क्या, ई नहीं है, बराबर है। हाँ, अभी आप बोलेंगे सर देखो अभी फंक्शनल ग्रुप जो है ये डबल बॉन्ड वाला 3 और 4 के बीच में है, तो मिनिमम नंबर 3 है, 3 और 4 के बीच में है ना, इसलिए मैंने लिखा 3 इन। लेकिन अभी मैंने ई नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा ई नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है, ये ई जो है ना, ई के बाद में फिर से ओ आ रहा है, तो AEIOU ऐसा वॉवेल होता है, सबने इंग्लिश में पढ़ा रहेगा, बराबर है। ऐसा ही होता है ना, AEIOU मैं बराबर बोल रहा हूँ, लिखनी तो अभी क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे ई लिखा तो उसके बाद में फिर से ओ आ रहा है, वॉवेल को रिपीट नहीं करना, वॉवेल को रिपीट नहीं करना। यहाँ पे मैंने ई लिखा तो फिर बाद में ओ आ रहा है ना, इसीलिए ई को मैंने ड्रॉप किया, तो 3 इन 2 1। समझा क्या? यस। अभी आपको अभी धीरे धीरे लगेगा कि अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं क्या? अभी तक थोड़ा सा इजी लग रहा था, अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो, इसीलिए बंक नहीं करने का। किसी ने अगर बीच में बंक किया तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। पेंट 3 इन 2 क्लियर। लेकिन कीटोन के हिसाब से नाम आएगा ना, वैसे आ गया, सही है, क्लियर, सही है। साथ रहता है कॉलेज का फोटो सर, कॉलेज लिखना है, कॉलेज का फोटो बताने वाला सर, कॉलेज पेंट 3 इन 2 1। वही रिकॉर्डिंग चालू नहीं की होगी, आधा घंटा 1 घंटा होगा, आधा घंटा भाई, आधा घंटा रिकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अलग कंपाउंड है, इसके लिए एक रूल है, इसके लिए एक रूल है, अगर एक ही कंपाउंड में 2 मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को हम कॉमनली क्या बोलेंगे, मल्टीपल। ध्यान में रखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज मल्टीपल बॉन्ड, बराबर है, या अनसैचुरेटेड ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड। समझ में आ गया? तो यहाँ पे नहीं स्टूडेंट, ट्रिपल, एक ही कंपाउंड में जब ट्रिपल और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड का नाम इनिन ऐसा दिया जाता है, इनिन। समझ में आ गया? यहाँ पे सफिक्स क्या रहेगा, इनिन, इन इन।
इनिन। ये किसके लिए? when the same compound contain double bond as well as triple bond. बराबर है। then such a compound having the suffix इनिन। then such a compound having the suffix इनिन। आप चाहे तो एक साइड में लिख के रखो when same compound contain double bond as well as triple bond, then the suffix for this compound is इनिन। बराबर है। अभी आपके दिमाग में ये वर्ड आएगा कि सर ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी तो सबसे कम है, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड का है, तो एंडिंग में ई नहीं आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, वाई नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये रूल है, इसको थोड़ा बराबर ध्यान में रखो। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है तो एंडिंग में ई नहीं लाने का कोशिश करेंगे, काम बच जाएगा। समझ में आ गया? आपने लिखा है सर when same compound contain double bond as well as triple bond, then such a compound having the suffix इनिन। समझ में आया? अभी देखो ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, बराबर। अभी नंबरिंग कौन से इनसे करेंगे? जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े रूल थोड़े अलग ही आपको थोड़ा सा अलग भी लगेगा, क्योंकि आपको क्या लगेगा सर ये प्रायोरिटी पे है तो इस यहाँ से नंबरिंग चलने दो 1 2। ये अगर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचा तो मैं ऐसा किया होता 1 2, लेकिन ऐसा नहीं। रूल क्या बोलता है कि मल्टीपल बॉन्ड, फिर वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो दोनों को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। मल्टीपल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो, बराबर है। तो मैं नंबरिंग कैसे करूंगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये साइड से मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, ये साइड से मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है। समझ में आ गया? ये रूल ध्यान में रखो, मल्टीपल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक है उस साइड से नंबरिंग करना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये साइड से डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, ये साइड से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, तब किधर से क्या हो गया? अभी इक्वल हो गया, बराबर है। इस साइड से भी डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो गया 1 नंबर पे। सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो आपके दिमाग में आता सर इधर 1 2 है, इधर 1 2, तो ऐसे समय टाई जो होता है, टाई अगर हो गया तो अल्किन के फेवर में जाता है, क्योंकि अल्किन का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो अल्किन के हिसाब से नंबरिंग स्टार्ट होता है अगर टाई होता है। असं नवीन नवीन गोल आता आपल्याला शिकायला मिळतील। लक्षात हे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। ये साइड में भी मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, ये साइड पे भी मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर पे, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है ना, और ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, क्योंकि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो अभी टाई हो गया, तो टाई विल बी ब्रोकन इन द फेवर ऑफ अल्किन, क्योंकि अल्किन का प्रायोरिटी अल्काइन से ज्यादा है, तो फिर नंबरिंग ये साइड से स्टार्ट होगा, ये साइड से नहीं। देखो मैं जो केसेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, केसेस बहुत इम्पोर्टेंट, समझ में आ गया? मल्टीपल बॉन्ड देखो, ये साइड से भी 1 नंबर पे आ रहा है, ये साइड से भी 1 नंबर पे आ रहा है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब आइदर डबल और ट्रिपल। फिर हमारे दिमाग में आते हैं इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे, क्या करूँ? फिर स्टूडेंट का सोचते हैं इधर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है ना, इधर से 1 दे देते हैं। समझ में आ गया? तो आपको पता है डबल एंड ट्रिपल में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है? डबल का। तो फिर यहाँ से नंबर स्टार्ट होता है, बराबर है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से 1 नंबर पे, ये अल्काइन रहने दो, फिर भी 1 नंबर इधर आएगा। ऐसा टाई होता है तो फिर अल्किन के हिसाब से जाने का, टाई होता है तो अल्किन के हिसाब से। टाई अगर नहीं होता है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक है उस साइड नंबरिंग करने का। एक ही कंपाउंड में डबल एंड ट्रिपल है इनिन,
समझ में आ गया? तो फिर अभी देखो कितने कार्बन है? 5। 5 पेंट बराबर है, 5 कार्बन है तो ये कैसा आएगा? पेंट। पेंट 3 and 4 क्योंकि पहले इन आएगा ना, ये बाद में इन आएगा, तो 3 and 4 मिनिमम नंबर 3। सो पेन 3 इन, इन पहले इन और बाद में इन। इन कहाँ पे? 1 पे, 1 इन। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलेगा। सो पेन 3 इन 1 इन। बराबर ध्यान में रखो इन। हाँ सर। तो ये नोट कर देंगे जरा, ऐसा मत करो। हाँ ये क्या है? यहाँ पे भी कार्बन 5 ही है। सो पेंट 1 इन 4 इन। पहले इन बाद में इन। पेंट 1 इन 4 इन। समझ में आया क्या रूल? मल्टीपल बॉन्ड जिस साइड से मल्टीपल साइड से नंबरिंग करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों साइड से सेम डिस्टेंस पे, अभी देखो ये मल्टीपल बॉन्ड भी एक पे आ रहा है, ये भी एक पे आ रहा है, ऐसा टाई अगर हो गया तो फिर अल्किन के हिसाब से जाने का, क्योंकि अल्किन का प्रायोरिटी अल्काइन से ज्यादा। ये टाई हो गया तो टाई अगर नहीं होता है तो मल्टीपल बॉन्ड जिस साइड से नंबरिंग होता है नहीं। समझा क्या? कोई डाउट इसमें? वेरी गुड, डाउट नहीं होना चाहिए। लुक एट दिस कंपाउंड। अरे ऊपर ऊपर आएगा। यहाँ पे बेंजोइक एक COH है, एक CN है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? COH। ये इनिंग का तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ये लिख के रखो एक साइड में जो मैंने बताया। इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट? बेंजीनोइक एसिड। आपको पता है अभी CN और COH को अगर कंपेयर किया तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा है COH का। वैसे आपको COH इज द हाईएस्ट इन प्रायोरिटी, तो इसका नाम COH के हिसाब से जाएगा। तो आपको पता है स्टूडेंट ये COH के हिसाब से अगर जाता है तो ये बेंजोइक एसिड है। क्या है ये? बेंजोइक एसिड। तो फिर ये क्या आएगा? सब्स्टिट्यूट Substituent। आएगा। तो फिर COH जिस कार्बन को लगा ये 1 नंबर। अभी रिंग के कार्बन को मैं नंबरिंग करूंगा, ये 2 3 4 5 नंबर 6। सिर्फ नंबरिंग ऐसा मत करो, ऐसा किया तो रॉन्ग हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से नजदीक है, मतलब जो दूसरा ग्रुप है अपना, जो जिस साइड से नजदीक है उस साइड से अपने को आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर किसी ने ऐसा कोशिश किया तो आपको पता है ये सीधा 5 नंबर पे आएगा। ऐसा अगर चलेगा क्या? नहीं। दूसरा ग्रुप का जो पोजीशन है कम से कम आना चाहिए, तो ऐसा जाएगा। इसका नाम आएगा फिर 3 साइनो बेंजोइक एसिड। आपको पता है साइनाइड को अगर मैं पैरेंट बोलूंगा तो नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। पैरेंट बोलूंगा अल्केन नाइट्राइल, जब मैं उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा मतलब प्रीफिक्स बोलूंगा तो साइनो। तो इसका नाम आएगा 3 साइनो बेंजोइक एसिड। 3 साइनो बेंजोइक 3 साइनो बेंजोइक एसिड। इसको एक रूल ऐसा भी है कि इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3 साइनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 साइनो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा भी एक रूल है। लेकिन आपको पता है कि ये बेंजोइक एसिड ऐसा नाम है कि दूसरा भी जगह पे चलता है, बराबर? तो इसलिए मैंने दिया 3 साइनो बेंजोइक एसिड। क्लियर? 3 साइनो बेंजोइक। और अगर CN की जगह पे CHO होता तो CN की जगह पे CHO होता तो CHO यानी क्या नाम आता? वो तो नहीं आता। CHO को फॉर्मिल बोला जाता है। फॉर्मिल जब हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे तो 3 अगर वो CN की जगह पे CHO होता तो 3 फॉर्मिल बेंजोइक, 3 फॉर्मिल फॉर्मिल
फॉर्मिल CHO को जब एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे तो फॉर्मिल बोला जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे तो फॉर्मिल, और एज अ पैरेंट यूज करेंगे तो अल्कियानाल CHO। अलग अलग लक्षण अलग का, इसको थोड़ा फ्रीक्वेंटली पढ़ो जो भी अभी तक हुआ है। यस बराबर है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम ले सकते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के, लेकिन नॉमेनक्लेचर तो ऐसा टॉपिक है कि जो खत्म ही नहीं होगा अगर 2-3 महीने भी पढ़ा है। हाँ बहुत सारे नाम हैं, लास्ट टॉपिक बराबर है। लेकिन आपके पास अगर रूल आपको आते हैं तो आप कौन से भी कंपाउंड को प्रॉपरली नाम दे सकते हैं, बराबर। टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, न्यू टॉपिक। अभी हम थोड़ा नॉमेनक्लेचर को टॉप करते हैं, बराबर है। बहुत दिमाग सैचुरेट हो गया, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, एक तो टॉपिक और खत्म करेंगे, फिर से नॉमेनक्लेचर के ऊपर आएंगे, लेकिन ये नहीं और नया समझ में आ गया। नया कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया। एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर वो चालू करने से पहले आपका जो पहला वाला जो नॉमेनक्लेचर है वो अच्छी तरह से करके रखो। एक बार क्या आपका प्रैक्टिस हो गया कि फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। यस चलेगा ना। चलेगा। डायरी भी ले सकता हूँ मैं, इफ यू वांट के सर अभी चालू कर दो, अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये जो पार्ट हुआ उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ो, फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अभी बाकी है, एरोमेटिक कंपाउंड को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले दिन थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, बराबर है। सबसे पहले मुझे बोलो व्हाट इज मीन द कोवेलेंट बॉन्ड। The bond which is formed by mutual sharing of electron between two similar or two dissimilar atoms is called as covalent bond, बराबर है। ऐसा बॉन्ड कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, फिर दो एटम जो रहेंगे वो सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, या तो जो दो एटम रहेंगे वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, ये एटम ए है, ये एटम बी है, बराबर। जब कंसीडर दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, राइट। तो एटम ए ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एटम बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये कंसेप्ट कोई आपको बताने की जरूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर, दोनों ने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, इस तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो दोनों को तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। इसने 3 शेयर किए, इसने 3 शेयर किए, तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर है। सो कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम और इट कैन बी फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर एटम। कोवेलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एटम में भी बन सकता है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, Cl2 मॉलिक्यूल जो होता है, Cl2 मॉलिक्यूल में Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है, बराबर है। और ये दो अलग अलग एटम में भी बन सकता है, जैसे HCl, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये बाकी है। अभी अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट, समझ में आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड, सो वी आर इंटरेस्टेड इन कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे आयोनिक बॉन्ड तो आपको पता है कि दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम,
ये आपको पता है। Yes. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को गेन गेन करता करता है है। तो एक लूज करते हैं गेन करता है, उससे बन जाता है आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. वी आर लर्निंग हियर नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? कोवेलेंट. वी आर इंटरेस्टेड इन कोवेलेंट. एक कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है. इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है. ये आपको पता चल रहा है, बरोबर? इतना समझ में आया? तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड का हम ब्रेकिंग कैसे करेंगे? क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग. क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग. So how the covalent bond can be break down or how they can be cleaved. बराबर है, उसको कैसे ब्रेक किया जाएगा? तो it can be cleaved और broken by 2 ways. एक रहेगा होमोलिटिक क्लीवेज, दूसरा रहेगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज. बराबर है, एक क्या रहेगा? होमोलिटिक क्लीवेज, दूसरा रहेगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज. क्लीवेज को आप और एक वर्ड है स्टूडेंट, आप उसको ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं, फिशन भी बोल सकते हैं. फिशन मीन्स ऑल्सो ब्रेकिंग. देखो, क्लीवेज बोलो, ब्रेकिंग बोलो, फिशन बोलो, तीनों का मतलब एक ही है. एक ही है. समझ में आ गया? होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिशन या होमोलिटिक ब्रेकिंग, दे हैविंग सेम मीनिंग्स. बराबर है. तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हम 2 तरह से ब्रेक कर सकते हैं, मतलब उसका फिशन कर सकते हैं, उसका क्लीवेज कर सकते हैं. तो बाय होमोलिटिक क्लीवेज और बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज. समझ में आ गया? अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल एटम ए एंड एटम बी, इसके बीच में ये बॉन्ड, बराबर? दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर बाय एटम ए, 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर बाय एटम बी. बराबर? तभी उसका मुझे क्या करना है? होमोलिटिक फिशन करना है. Yes. होमोलिटिक फिशन इज नथिंग बट सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट. समझ में आ गया? होमोलिटिक क्लीवेज मतलब क्या? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. is called as homolytic cleavage. Symmetrical breaking. ये important word है. Symmetrical breaking of covalent bond is called as homolytic cleavage या homolytic fission. या उसको शॉर्ट में होमोलिसिस भी बोलते हैं. और एक वर्ड है होमोलिसिस. लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग. लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग. होमो मतलब सिमेट्रिकल. लाइसिस मीन्स होमोलिसिस भी बोलते हैं. बहुत सारे वर्ड है, यू कैन रिमेंबर इफ यू वांट. बराबर है. यहाँ पे देखो, एटम ए और एटम बी, इसके बीच में क्या है स्टूडेंट? ये कोवेलेंट बॉन्ड है. इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है. बराबर. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? ये बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कर रहा हूँ. मतलब मैं ये बॉन्ड को सिमेट्रिकली ब्रेक करना चाहता हूँ. क्या करना चाहता हूँ? सिमेट्रिकल ब्रेक. अभी सिमेट्रिकली ब्रेक करना चाहता हूँ, मतलब एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ? अभी इसमें बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन में ए को दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन में बी को दूंगा. समझ में आ गया? मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला. तो फिर अरे मुझे लगा कि ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक होगा कि चल ब्रेक हो गया, ऐसा होने वाला है. इसके लिए एनर्जी लगेगा. बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगा ना. विदाउट एनर्जी नहीं होगा. तो यू कैन यूज हियर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी. Hν इज द सिंबल ऑफ लाइट एंड दिस ट्रायंगल इज द सिंबल ऑफ हीट. तो कुछ तो मुझे लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बॉन्ड ब्रेक होगा. बराबर है. तो फिर अगर यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ए को, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बी को. तो मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल ब्रेक.
बराबर, मतलब इसलिए बोला है कि होमोलिटिक क्लीवेज मतलब क्या, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट, इसको कॉल्ड है होमोलिटिक। जब भी हम होमोलिटिक फिशन करते हैं मतलब क्लीवेज करते हैं, तब क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक मैंने ए को दिया, एक मैंने बी को दिया, बराबर है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री रेडिकल। तो जब किसी एटम के ऊपर, सपोज ये एटम है, किसी एटम के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्री रेडिकल। क्या बोला जाएगा, तो मैं इसको बोलूंगा फ्री रेडिकल ए, फ्री रेडिकल बी, बराबर। तो ये क्या बन जाए, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेते चाहे तो हम लोग, Cl सिंगल बॉन्ड H मतलब क्या, लाइट एनर्जी, लाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन Cl को मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को मिलेगा, फर्स्ट क्लोरीन को सेकंड क्लोरीन। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। So somebody can write 2Cl dot instead of writing Cl plus Cl. Cl plus Cl ऐसा लिखने से अच्छा पैसा भी लिख सकते हो, 2Cl। इसको मैं बोलूंगा अभी क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलूंगा इसको, क्लोरीन रेडिकल्स, इसको बोला जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो जब किसी एटम के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसको बोला जाएगा फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्या बन गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इतना समझ में आया। अभी ये फिशन दिखाने के लिए मैंने जो एरो यूज किया है, इस एरो को बोला जाता है फिश हुक एरो। फिश हुक एरो, ये जो एरो है फिश हुक एरो, तो पता है पानी में फिश ऐसा सुर मारता है, दैट इज अ फिश हुक एरो। ये एरो को क्या बोला जाता है, फिश हुक। ऐसा एरो रहेगा तो ये मैं इसको कर्ड एरो बोल सकता हूँ। कर्ड एरो ये कंप्लीट एरो है, और अगर ऐसा हाफ रहेगा तो इसको फिश हुक एरो ऐसा बोला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इसको, तो ये फिश हुक एरो है। अगर ऐसा रहेगा तो ये कर्ड एरो है, कर्ड एरो। दिस वन इज फिश हुक एरो। समझ में आ गया। चलो, तो अभी स्टूडेंट आपके दिमाग में आया रहेगा कि जब भी मैं किसी बॉन्ड का सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करता हूँ, मतलब होमोलिटिक फिशन करता हूँ, तो वहाँ पे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल, बराबर है। ये फ्री रेडिकल कौन से रिएक्शन में बनते हैं, तो जो नॉन पोलर रिएक्शन होते हैं ना, उसमें ये बनते हैं। पोलर रिएक्शन में, नॉन पोलर रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं। नॉन पोलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जनरली हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक अल्केन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अच्छा, बराबर, वो यूज करते हैं, बराबर। तो नॉन पोलर रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं, वहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलिटिक। हेटेरोलिटिक क्लीवेज मतलब क्या, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ वर्ड क्या आएगा, अनसिमेट्रिकल। क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज हेटेरोलिटिक फिशन। सिर्फ यहाँ पे सिमेट्रिकल की जगह पे क्या लिखो, अनसिमेट्रिकल। रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन इज सेम, बाकी डेफिनेशन सेम है। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज हेटेरोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक फिशन। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, ये पोलर सॉल्वेंट में होता है। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, राइट। व्हाई वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में आपने देखा रहेगा स्टूडेंट ऐसे पोल बनते हैं। ये वाटर है, HOH, ये नेगेटिव पोल,
ये पॉजिटिव पोल, दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, प्लस डेल, प्लस डेल मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, माइनस डेल पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पोल बन गई कि पॉजिटिव नेगेटिव पोल, तो वाटर क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट। समझ में आ गया आपको? तो जिस सॉल्वेंट में से पोल नहीं बनेंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट। अल्केन जो है ना सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि अल्केन में CH बॉन्ड होता है, तो C एंड H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ऐसे पोल इजीली नहीं बनेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वहाँ पे पोल बनते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तो पोल बनेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम रहेगा तो पोल इजीली नहीं बनेंगे। तो आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल या बुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल रहता है, जैसा अपना pH का स्केल रहता है वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल रहता है 0 to 4। तो कार्बन का जो है ये 2.03 है, इसका है 2.01, मतलब ऑलमोस्ट सेम। यस, 2.03 2.01 ऑलमोस्ट दोनों का इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल यहाँ पे इजीली नहीं बनेगा। मतलब CH बॉन्ड होने वाले जो भी कंपाउंड है अल्केन अल्किन अल्काइल ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। समझ में आ गया? तो आपको पता है जो लिक्विड अल्केन है या लिक्विड अल्कीन है, दे कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन। बराबर है, सॉल्वेंट लगता है रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। सपोज मेरे पास 2 रिएक्टेंट है, बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लूंगा, इसलिए 2 रिएक्टेंट मिक्स अप करूंगा, तब जाके वो 2 रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एज अ मीडियम, अगर रिएक्शन होंगे। अभी हम धीरे धीरे केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट की। देखो अभी ये इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब क्या, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो गया। अभी देखो सपोज अभी A एंड B, ऑब्वियसली ये दोनों तो अलग अलग ये A एंड B है, बराबर है। इससे अच्छा मैं डायरेक्टली लेता हूँ HCl, चलो HCl, बराबर है। अभी आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन H ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन ये तो आपको पता है, ये ऑलरेडी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, बराबर है। लेकिन यू नो द क्लोरीन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, बराबर है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू पुल द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, बराबर है। सपोज H एंड Cl, बराबर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसका टेंडेंसी क्या रहेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेने का। तो आपको पता है सपोज ये हाइड्रोजन हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मींस इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो माइनस डेल, बराबर है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद की तरफ खींच लेगा। देखो मैं ये एरो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ पुल हो रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन गेट पुल्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ गया आपको? सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इट हैव टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, बराबर है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अभी स्टूडेंट जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके पास ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो फिर आप मुझे बोलो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पता है आपको, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपको ऑलरेडी पता है। तो फिर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएंगे, तो फिर ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो गया क्या, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, दोनों को एक एक दिया था ना, वहाँ पे एक एक। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों एक ही के पास जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रहा है या इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन हो रहा है। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बराबर है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सपोज यहाँ पे मैं लाइट या हीट एनर्जी यूज करने वाला, बराबर है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए ना, ध्यान में रखो स्टूडेंट,
एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड इज नथिंग बट एक नेगेटिव चार्ज। ये पूरा बॉन्ड मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया ना, तो पूरा बॉन्ड मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, एक बॉन्ड मतलब एक नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड इधर आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, and एक बॉन्ड इज नथिंग बट एक नेगेटिव। क्लियर? तो कभी कभी ऐसा लिखने का तरीका होता है, इसके नीचे ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसा शिफ्ट किया, ये नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट ए बॉन्ड। क्या है ये बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया? तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कैटायन एंड आनायन। तो जब भी हेटेरोलिटिक फिशन होता है तो कैटायन आनायन बनते हैं, और जब भी होमोलिटिक फिशन होता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं। ये ध्यान में, होमोलिटिक फिशन होने से क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। हेटेरोलिटिक फिशन होने से क्या बनता है, कैटायन। और ये हेटेरोलिटिक फिशन इज कैरीड आउट इन पोलर रिएक्शन, जहाँ पे हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, वाटर, इथेनॉल, मेथनॉल। जहाँ पे नॉन पोलर यूज करेंगे वहाँ पे होमोलिटिक फिशन होगा। ओके, और यहाँ पे जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ये कर्व्ड एरो है। होमोलिटिक फिशन दिखाने के लिए फिश हुक एरो, हेटेरोलिटिक फिशन दिखाने के लिए कर्व्ड एरो। होमोलिटिक फिशन में सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है, तो दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा बॉन्ड ऐसे एटम के पास जाता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। सिंपल काम है, जिसका ज़्यादा उसके पास पूरा बॉन्ड जाएगा, तो जिसके पास बॉन्ड जाएंगे, बॉन्ड आ रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज है, वो आनायन, जिसके पास नहीं जा रहे हो कैटायन। ऐसा है। तो अभी मैं ये जो नोट है, ये जो डिफरेंस है जो है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक का, ये पेज में आपको एक बार व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, इसको आज सब ऐसा लिख के डालेंगे। क्लियर?